नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले कुछ सालों में देश में दो नए बतौले पैदा हुए। इनका उद्देश्य दो होता है। एक, जो कुछ बोल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नुकसान हो, उनकी छवि बिगड़े, प्रतिष्ठा बिगड़े, और उससे ज़्यादा देश को अगर उससे नुकसान होता हो तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा उद्देश्य होता है कि उससे कांग्रेस पार्टी को और भाजपा और मोदी विरोधियों को फ़ायदा मिले। अब इन मोदी विरोधियों में सबसे ज़्यादा जो इनकी बातों से खुश होते हैं वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग हैं, जिनको लगता है कि उनको कोई नया अजूबा खिलौना मिल गया है जिसके ज़रिए वो अपना मन बहला सकते हैं और मोदी और भाजपा पर हमला कर सकते हैं। दोनों के बारे में बारी बारी से बात करूंगा। एक के बारे में कई बार बात कर चुका हूं, दूसरे के बारे में भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ नई बातों के साथ। पहले हैं सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की सबसे बड़ी गलती। इतनी बड़ी राजनीतिक भूल भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में नहीं की। उस भूल का खामियाजा भी भुगत रही है बीजेपी। हालांकि ये अलग बात है कि इनकी बातों का जनता पर कोई असर नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको झूठ बोलने की आदत है। ये इनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो झूठ से शुरू करते हैं। अब इनका नया झूठ आया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। इन्होंने पहले कई इंटरव्यूज़ में आपको याद होगा कहा था कि जब मुझे गवर्नर बनाया था जम्मू कश्मीर का तो मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब इन्होंने नई बात शुरू की है। इन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि ये 370 हटाने वाले हैं, इसका अंदाज़ा मुझे था। जब पूछा गया कि जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन का प्रस्ताव आया और 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो आप वहाँ एलजी के रूप में क्यों नहीं बने रहे? उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाता। मैंने मना कर दिया कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनूंगा, ये गवर्नर से छोटा पद होता है, ये मुझे मंजूर नहीं। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? सत्यपाल मलिक पद छोड़ने के लिए कहें, पद न लेने के लिए कहें, ये आप मान सकते हैं? उन्हीं के शब्दों में उनका 5 बार जो है ट्रांसफ़र किया गया, फिर भी पट्टे ने छोड़ा नहीं, इस्तीफ़ा नहीं दिया, आखिरी दिन तक पद पर बना रहा। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने को तैयार नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब आप इस बात को समझिए, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए या आपको मूर्खता के शिखर पर होना ज़रूरी है। अब इनमें से सत्यपाल मलिक कहाँ हैं ये आप खुद तय कर लीजिए। और भी नई बातें कही हैं उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आतंकवादी यासीन मलिक की सुरक्षा वापस ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि वो मार दिया जाए। अब आप देखिए, एक राज्य का राज्यपाल रह चुका व्यक्ति, वो और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का राज्यपाल रह चुका व्यक्ति, वो एक आतंकवादी के समर्थन में बोल रहा है कि भारत सरकार जो है उसने सुरक्षा इसलिए हटा ली। अरे भाई, किसी आतंकवादी को सुरक्षा मिलनी क्यों चाहिए? पहला सवाल तो ये है। तो पूछा गया कि भाई क्यों चाहती है भारत सरकार कि उसे मार दिया जाए? तो कहा कि वो जिससे बोले नहीं, वो पिछले 30-40 साल से बोल रहा है। वायुसेना के अधिकारियों की हत्या करने वाला, आतंकवादियों का साथ देने वाला, आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने वाला वो यासीन मलिक, उसके पक्ष में ये सत्यपाल मलिक बोल रहा है। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात आज ये करना चाहता हूँ कि इन दोनों को इतनी पब्लिसिटी मिल क्यों रही है? कौन लोग हैं जो इनको पब्लिसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं? आज के वीडियो का असली मकसद वही है, ऐसे लोगों के बारे में ही आपको बताने के लिए। लेकिन सत्यपाल मलिक यही रुके नहीं। आपको मालूम होगा कि वो पहले कह चुके हैं कि जो है पुलवामा की घटना भारत सरकार ने कराई, यानी भारत सरकार ने कराई, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि देश की सेना भी उसमें इन्वॉल्व थी, देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसमें इन्वॉल्व थी। मतलब मोदी और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए सेना को बदनाम करने से भी हिचकिचाए नहीं है।
और उसका खूब प्रचार प्रसार एक एक वर्ग ने, मीडिया के एक वर्ग ने किया, इंटेलेक्चुअल्स के एक वर्ग ने उसको खूब हवा दी, और उसको राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसके नेता राहुल गांधी ने हवा दी, राहुल गांधी के दूसरे साथियों ने हवा दी, और कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठाती रही कि पुलवामा जो है उसकी जांच क्यों नहीं कराती सरकार, और पुलवामा के पीछे सरकार का हाथ है, सरकार की वजह से पुलवामा हुआ, चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार ने ये कांड करवाया। अब इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन लेटेस्ट जो झूठ है सत्यपाल मलिक का, उनसे पूछा गया कि भाई 370 हट गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, और जम्मू कश्मीर में तो कुछ हुआ नहीं। जो लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो सत्यपाल मलिक ने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा मैंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहते हुए शांति का संदेश लोगों को दिया था, इसलिए लोग शांत रहे, इसलिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई घटना नहीं हुई। तो ये मेरे शांति के संदेश की वजह से जो है ये कोई घटना जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। अब आपको हंसने में भी इस पर दिक्कत होगी, आपका मन करेगा कि मतलब हंसे, अपने बाल नोचे या सर दीवार में मार दे, ऐसे आदमी की बातों का क्या करें। ये आदमी बेशर्मी से लगातार बोल रहा, असल उसमें उसकी मजबूरी है। अब मुझे उससे सहानुभूति होने लगी है, सहानुभूति इसलिए होने लगी है कि उसका कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार उसके पास जाते हैं, उससे सवाल करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं। अब उसको कुछ तो बोलना है, और हर बार कुछ ऐसा नया बोलना है जिससे वो खबर बन सके, सुर्खी बन सके, तो इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि सच बोलने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, और अगर वो सच बोलेगा तो उसको कोई खबर बनाएगा नहीं, जो लोग उसके पास खबर के लिए जाते हैं। दूसरे सज्जन हैं रघुराम राजन, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। 2008 का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था उसकी इन्होंने भविष्यवाणी की थी, उसके लिए ये मशहूर है, और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में अपॉइंट हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भी बने रहे। ये 2 साल का एक्सटेंशन और चाहते थे, 2 या 3 साल का, सरकार 1 साल से ज़्यादा का देने को तैयार नहीं थी, इसलिए ये छोड़कर चले गए। अब ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी गोपनीयता नहीं रह सकती, क्योंकि भारत में कोई चीज़ गोपनीय नहीं रहती। अब इनसे पूछे भाई, जब आप गवर्नर थे तभी नोटबंदी का फैसला हुआ था, वो बात किसी को पता चली थी क्या? वो बात गोपनीय रही कि नहीं रही? ये तो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? लेकिन उन्होंने ये बात कही क्यों, इस पर विचार कीजिए। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि उनको काले धन का समर्थन करना था, उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना था, कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य का समर्थन करना था, धीरज साहू, जिनके घर से 350 करोड़ से ज़्यादा के नोट बरामद हुए हैं। शराब व्यापारी हैं, इनके घर से नोट बरामद हुए हैं। कांग्रेस ने पहले अपने को इनसे अलग किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बताएं। उसके बाद एक एक करके कांग्रेस के नेता उनके समर्थन में आने लगे, उनके बचाव में आने लगे, और अब उनके बचाव में उतरे हैं रघुराम राजन। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये पैसा जो है चुनाव के लिए इस्तेमाल के लिए हो, लेकिन विपक्षी दलों के साथ समस्या ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, इसलिए विपक्षी दल काला धन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। यानी विपक्षी दल काला धन चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी रघुराम राजन को है। अब सवाल है कि साहब, आप आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, अगर आपको ऐसी जानकारी है तो आपको देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको इसकी खबर देनी चाहिए, इसकी जानकारी देनी चाहिए कि आपके पास ये जानकारी का आधार क्या है और कैसे ये जानकारी मिली और ये जानकारी कितनी ऑथेंटिक है। तो आप उनको बताएं कि आप जांच कीजिए, ये विपक्षी दल जो है चुनाव में काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो तो दरअसल कांग्रेस के बचाव में आना चाहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड खराब है। उनसे पूछा, सवाल का संदर्भ समझिए, सवाल पूछा गया सुभाष चंद्र गर्ग जो पूर्व वित्त सचिव थे,
उनसे एक टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू में सवाल पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि ये जो है बड़ी अपारदर्शी व्यवस्था है और इसमें जो है सरकार को तो सब पता चल सकता है, सरकार चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पता लगा सकती है कि किसको कितना मिला और उसके आधार पर जो है विपक्षी दलों को जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो उद्योगपति पैसा दे रहे हैं, उनको परेशान कर सकती है। ये बात जो है रघुराम राजन भी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कर सकती है, वो कह रहे हैं कि सरकार परेशान कर रही है। तो इस सवाल का संदर्भ ये था। तो सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ना होता तो चुनाव में काले धन की भरमार होती। आप इसी से समझ लीजिए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। देखिए उसके बाद फिर विपक्षी दलों का क्या रुख होता है, क्या रवैया होता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, उस पर बात उस समय करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में खामियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था जो है फूल प्रूफ नहीं हो सकती, परफेक्ट नहीं हो सकती है। सवाल सिर्फ एक होता है कि जो पहले व्यवस्था थी उससे वो बेहतर है कि नहीं। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पहले की व्यवस्था जो थी उससे बेहतर है। पहले काला धन लेने का नया तरीका निकाल लिया था राजनीतिक दलों ने। वो 20,000 तक का आप कैश ले सकते थे, तो 20,000 के टुकड़ों में जो है फर्जी दिखाकर कि ये चंदा मिला है 20,000 का, काला धन इकट्ठा करते थे। उसको सरकार ने बंद कर दिया। अब कहा उद्योगपति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करेगा, उसको खरीदें और वो बॉन्ड जो है राजनीतिक दल जिसको देना चाहते हैं वो दे दें। इसकी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसने बॉन्ड खरीदा है, उसको होती है। और चाहे तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी जानकारी अगर चाहे तो ले सकता है। उसके अलावा किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन कहा यह जा रहा है, आरोप यह है कि सरकार को ये पता होता है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये एक तरफा है, सरकार को इसकी जानकारी हो सकती है। तो सरकार को जानकारी होने का मतलब जो उद्योगपति विपक्षी दलों को पैसा दे रहे हैं उनको जो है परेशानी हो सकती है, सरकार परेशान कर सकती है। अब इसका आप उदाहरण भी तो दीजिए, आप इसका प्रमाण भी तो दीजिए कि किस उद्योगपति ने विपक्षी दल को किसी पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और सरकार ने उसको परेशान किया। जब तक ये प्रमाण आप नहीं देते तब तक ये आरोप का कोई मतलब नहीं बनता है। तमिलनाडु में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला है उसका 90% से ज़्यादा डीएमके को मिला है और उड़ीसा में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला है वो लगभग 100% जो है वो बीजेडी को मिला है। बीजेडी को और डीएमके को क्या परेशान किया गया है, लेकिन रघुराम राजन को ये एजेंडा चलाना है 2024 के लिए। और उनकी बातों पर, जरा पिछली बातों पर गौर कर लीजिए। कोरोना पर जो उन्होंने कहा था उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 5% की दर से भी नहीं बढ़ेगी। ये दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री का कहना था। तो वो अर्थशास्त्री नहीं बोल रहा था, वो कांग्रेस का पिट्ठू बोल रहा था, कांग्रेस का भोंपू बोल रहा था। उसको ये बताना था कि मोदी के राज में देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खस्ता है। और जब 7.5% पर पहुंच गई विकास दर 2022-23 में, तो कहा कि भारत भाग्यशाली है। यानी मोदी का कोई योगदान नहीं है। मोदी सरकार के किसी नीति की वजह से, किसी फैसले की वजह से अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। वो बढ़ी क्योंकि भारत भाग्यशाली है। अब आप समझिए कि इकोनॉमिस्ट, कोई अर्थशास्त्री इस भाषा में कैसे बात करने लगा है। ज्योतिषी तो है नहीं आप कोई ज्योतिषी नहीं है कि आप कुंडली देखकर बता रहे हैं कि कौन भाग्यशाली है कौन दुर्भाग्यशाली है। तो ये मतलब इससे पता चलता है कि आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप अच्छे अर्थशास्त्री हैं, दुनिया भर में माना जाता है। तो इसका मतलब जानबूझकर आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं, उसका समर्थन करने के लिए आप इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में उनके ये विचार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उनका कहना, वो एक तरह से काले धन का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्षी दल काला धन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। अब आप इससे समझिए कि कोई अर्थशास्त्री
चुनाव में काले धन का इस तरह से समर्थन कैसे कर सकता है? दरअसल इन दोनों के साथ समस्या ये है कि ये कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल व्याकुल और व्यग्र हैं किसी तरह से कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए, कांग्रेस में जाने के लिए। तो अपनी उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं, गिना रहे हैं, देखिए हम आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। लेकिन बात इतने तक नहीं है, ये तो इंडिविजुअल प्रयास है, इनकी कोशिश है। इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे वो लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड है जो लगातार हताशा में गिरती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे फैसले सरकार के हो रहे हैं जिससे लेफ्ट लिबरल बिरादरी को लग रहा है कि उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। 2024 भी उसके हाथ से निकल चुका है, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन वो एक लड़ाई और लड़ना चाहता है कि 2024 में कुछ भी करो, कैसे भी मोदी को रोको। तो ऐसे लोगों जैसे आपके पास सेल फोन तो होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो आप क्या करते हैं? उसको प्लग लगाते हैं, बिजली का जो प्लग होता है उसमें लगाते हैं, चार्ज करते हैं, या बैटरी पैक होता है उससे चार्ज करते हैं। तो ये जो लोग हैं लेफ्ट लिबरल बिरादरी के मीडिया में, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी का बैटरी पैक है। ये उस चार्ज करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि पिछले 4-5 सालों में इन दोनों का जितना इंटरव्यू छपा है, किन लोगों ने लिया है, किन विषयों पर लिया है और इन लोगों से क्या बुलवाया है। ये लोग वही बोलते हैं जो वो लोग बुलवाना चाहते हैं। और वो बुलवाना क्या चाहते हैं? मोदी के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में, भाजपा के विरोध में। और उनको इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि उनकी अगर इन दोनों की कही हुई बातें देश के विरोध में जाती हैं, चाहे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर या फिर देश की आर्थिक नीति को लेकर। दुनिया भर में मोदी सरकार की प्रशंसा हो रही है। कोरोना से निपटने से लेकर अर्थव्यवस्था को जिस तरह से संभाला है इस सरकार ने, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हर थोड़े दिन में आप देखेंगे कि कभी सत्यपाल मलिक का, कभी रघुराम राजन का एक इंटरव्यू छपता है, एक इंटरव्यू जो है किसी चैनल पर आता है और उसके जरिए बताने की कोशिश की जाती है कि भारत रसातल में जा रहा है, भारत की स्थिति कैसे बहुत गंभीर है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हालत बहुत ख़राब है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये सरकार खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। ये सत्यपाल मलिक जैसा बतौला कुछ भी बोलता रहता है। तो ये जो दो बतौले हैं, ये कांग्रेस के नए भोंपू हैं और कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल बिरादरी मिलकर इनका इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी रघुराम राजन का और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करते हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि इरादा क्या है, मकसद क्या है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात कि हताशा का स्तर क्या है कि अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता को इन दो लोगों का इस्तेमाल करना पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए, तो उनकी निराशा का, उनकी हताशा का और उनकी विकल्पहीनता का स्तर आप समझ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इन दोनों के और इंटरव्यू आपको देखने सुनने को मिलेंगे और इस तरह की और बातें सुनने को मिलेंगी जो भारत विरोधी होंगी, लेकिन दिखाने के लिए मोदी विरोधी होंगी। ये भारत के विरोध, भारत का सम्मान घटे, प्रतिष्ठा घटे, भारत की छवि बिगड़े, उससे मोदी की छवि बिगड़ेगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ये प्रयास इनका जारी रहेगा। लेकिन इस देश का मतदाता उसकी बुद्धिमत्ता का मैं बहुत कायल हूँ। वो इस सब के पीछे छिपी साजिश को समझता है और उस साजिश को नाकाम करता है। अभी हाल ही में 3 राज्यों में उसने ये करके दिखाया है। 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर करके दिखाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।